हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम क्लास 7th के सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. इसमें कारी एक हाथी है जो कि जब वो 5 महीने का था तब उसको जो ऑथर है उसको देखभाल करने के लिए दिया गया था, और जो ऑथर है उस समय 9 साल का था और वो मुश्किल से ही उसकी बैक तक पहुंच पाता था, वो भी तब जब वो अपने पंजे के बल खड़ा होता था। और वो लगभग इतना बड़ा वो 2 साल तक रहा। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, शायद इसीलिए मुझे ये कभी नहीं पता चला कि वो कितना बड़ा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो कारी जो है वो एक पवेलियन में रहता था। पवेलियन मीन्स एक शेड में रहता था जिसकी छत, थैचेड मीन्स होता है घास फूस, जिसकी छत जो है वो घास फूस की बनी हुई थी, और उसको सपोर्ट करने के लिए पेड़ के मोटे मोटे जो तने होते हैं उनको लगाया गया था, जिससे कि अगर कारी चलते हुए धक्का भी अगर उनका लगे तो वो जो छप्पर है, वो शेड है, वो गिरे नहीं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. जो सबसे पहली चीज़ जो कारी ने की थी वो थी एक बच्चे की जान बचाना। कारी वैसे तो बहुत ज़्यादा खाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको एक दिन में कम से कम 40 पाउंड्स ट्विग्स का मतलब होता है जो पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियाँ होती, जो नई नई आती हैं पत्तियाँ, वो होती हैं ट्विग्स। तो उसको एक दिन में लगभग 40 पाउंड्स ट्विग्स चाहिए होती थी चबाने के लिए, और उनके संग वो खेलता भी था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बेद, और हर सुबह मुझे उसको नदी पर ले जाना पड़ता था नहलाने के लिए। He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. अब वो क्या करता था, वो जो सैंड बैंक होती, जो नदी के किनारे बालू होती है ना, रेत जैसी होती है, वो वहाँ लेट जाता था। और जब वो लेटा होता था तो वो जो राइटर है वो क्या करता था, वो उस रेत को उसकी पीठ पे रगड़ता था, और कम से कम वो आधे घंटे तक वहाँ लेटा रहता था। उसके बाद वो क्या करता था, पानी में चला जाता था, और पानी में भी बहुत देर तक रहता था। और जब वो पानी से बाहर आता था तो उसकी जो स्किन होती है वो कैसे शाइनिंग करती है, इबोनी की तरह। इबोनी एक लकड़ी होती है जो कि काले रंग की होती है, तो उसकी जो स्किन होती है एलिफेंट की, वो बिल्कुल इबोनी की तरह चमकने लगती है। एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. स्क्वील का मीन्स जो उसकी हाथी की साउंड होती है ना, ट्रम्पेट की साउंड, चिंगाड़ने की। तो जब वो खुश होता था, और वो खुश क्यों होता था, जब वो पानी में होता था तो जो ऑथर है वो पानी से उसको रगड़ के नहलाता था, तो उससे उसे बहुत अच्छा लगता था और वो खुश होता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious sticks for his dinner. और उसके बाद क्या होता था, वो उसको कान से पकड़ता था और बाहर लाता था, क्योंकि कान से पकड़कर बाहर उससे कंट्रोल करना हाथी को इजी होता है। उसके बाद वो उसे जंगल के छोर पे खड़ा कर देता था और ख़ुद जंगल में जाता था। ल्यूशियस माने होता है रसीली, ताज़ी ताज़ी जो एकदम से न्यू ट्विग्स होती हैं, वो लेने के लिए जाता था ताकि उसको रात में खाना मिल सके। तो उसके रात के खाने के लिए फिर वो जंगल में जाके ट्विग्स कलेक्ट करने जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स. हैचेट मीन्स होता है छोटी सी कुल्हाड़ी। तो वो ट्विग्स को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी जो है वो तेज होनी चाहिए होती है, और इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन. और उस कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था। द हैचेट बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड का मतलब होता है टूट फूट जाना। अगर पत्ती कोई शाखा को अगर वो काट रहा है और वो प्रॉपर ढंग से नहीं कटी होती है तो कोई भी हाथी उसको खाता नहीं है, छूता भी नहीं है उसको। तो इसलिए वो कुल्हाड़ी तेज होनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर ढंग से ट्विग को या ब्रांच को काट सके। It was not an easy job to get twigs and sapling for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. वो कहता है इतना आसान काम नहीं है कि कारी के लिए ट्विग्स लाना और सैपलिंग माने छोटे छोटे पौधे लाना, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत सारे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था, और जो सबसे डेलिकेट यानी कि कोमल पत्तियाँ होती थी, ट्विग्स होती थी, वो उनके लिए वो लाता था।
as he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches। तो वो कहता है कि उसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या थी, जो बैनियन ट्री होता है उसकी ब्रांचेस बहुत पसंद थी, और जो बैनियन ट्री होता है वो जैसे कैथेड्रल होता है, चर्च की शेप में उसकी पत्तियां और ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ती हैं, तो उसको वो बहुत पसंद थी। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, तो वो कहता है कि एक मार्च में, जब वो बसंत ऋतु थी मार्च में, और वो ये सब पत्तियां ट्विग्स वगैरह इकट्ठी कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तो उसने सुना कि दूर से कारी उसे बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कि एलिफेंट की ना होकर किसी एक बच्चे की थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, तो उसे लगा कि शायद कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर, तो वो जल्दी से वहाँ भागा जहाँ पे उसने जंगल के छोर पे उसको छोड़ा था, लेकिन उसको वहाँ नहीं मिलता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसको नहीं मिलता। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। फिर वो कहता है कि मैं पानी के किनारे जाता हूँ, यानी कि नदी के किनारे जाता, तो वो देखता है कि पानी की सतह पे कुछ काले रंग का कुछ तैर सा रहा है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ऊपर उठता है तो देखता है कि वो तो मेरे हाथी की ट्रंक है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, तो वो ऑथर कहता है कि मुझे लगता है कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन। तो वो कहता है कि मुझे इस टाइम बहुत हेल्पलेस यानी असहाय लग रहा था, क्योंकि वो जो कारी था वो लगभग 400 pound वजन का था और उससे काफ़ी बड़ा था, तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड at the moment he caught my eye he began to trumpet and struggle up to the shore। और फिर जैसे ही उसने मुझे देखा, caught my eye का मतलब होता है आंखें मिलना, जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने क्या करा कि ट्रम्पेट किया, उसने साउंड किया, उसने भी ट्रम्पेट की साउंड निकाली और शोर मतलब नदी के किनारे तक आया। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और उसके बाद वो जब तक चिंघाड़ता रहा। एंड ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। फिर जब वो नदी के किनारे आया कारी तो उसने मुझे नदी में धक्का दे दिया, और जब मैं नदी में गिरा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक जो बच्चा है वो नदी के बॉटम पे तैर रहा था, लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। फिर जब वो उसने देखा कि वाकई में वो टच नहीं हो रहा था नदी के बॉटम को, बल्कि थोड़ा सा ऊपर था, बल्कि वो थोड़ा तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। फिर वो कहता है कि जब वो नीचे गया तो उसे देखा कि बच्चा तैर रहा था, डूबा हुआ नहीं था पूरी तरीके से, तो वो फिर से ऊपर आता है, नदी के ऊपर आता है सांस लेने के लिए। तो जब वो ऊपर आता तो वो देखता है जो हाथी है वो सैंड बैंक पे पैर जमा के खड़ा हुआ था और उसने अपनी जो ट्रंक थी वो फैलाई हुई थी, जैसे कि हम लोग हाथ फैलाते हैं हाथ हेल्प करने के लिए, तो वैसे उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया हुआ था और वो मेरा ही वेट कर रहा था। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सर्फेस, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। फिर वो कहता है, ऑथर कहता है कि मैंने फिर से वहाँ पे डुबकी लगाई और जो बच्चा डूब रहा था उसको सरफेस पे लाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जो ऑथर है वो अच्छा तैराक नहीं होता है तो वो किनारे तक नहीं तैर पाया, बल्कि वो जो नदी का बहाव होता है वो धीरे धीरे उनको खींचने लगता है, नीचे की तरफ खींचने लगता है। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again। और जैसे ही वो हमें देखता है कि हम नदी के बहाव में बह रहे हैं तो कारी जो एलिफेंट होते हैं वो कैसे चलते हैं, धीरे हल्लम हल्लम से चलते हैं ना, धीरे धीरे वैसे चलते हैं, लेकिन अचानक से वो लाइक अ हॉक मतलब बाज की तरह तेज दौड़कर आता है, पानी के आधे रास्ते तक आता है और हमें अपनी ट्रंक से खींचने की कोशिश करता है। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप, तो मैंने अपना हाथ उठाया उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए, लेकिन वो स्लिप हो गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने अपने आप को देखा कि मैं फिर से पानी में अंदर चला गया हूँ। बट
This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब वो कहता है कि जब वो फिर से पानी के नीचे गया तो कहता है इस बार मैंने देखा कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो फिर वो क्या कहा, उसने बॉटम तक गया उसके, और उसने अपने पैर को मोड़ा और उसने बॉटम को टच करके, जो रिवर बेड होती है ना उसका जो नीचे, उसको टच करके किक मारी और ऊपर जैसे तीर उछलते हैं उसकी तरह से वो ऊपर आ गया, और ये जानते हुए कि उसने एक डूबते हुए बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. वो कहता है जैसे ही मैं ऊपर आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी गर्दन पे कुछ रस्सी जैसी चीज़, लासो मीन्स रस्सी जैसी कोई चीज़ थी जो मेरे गले में लिपटी हुई थी. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. तो वो कहता है कि ये देखकर तो मैं डर गया, मुझे लगा कि कोई एनिमल है जो मुझे निगलना चाहता है. I heard Kari squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. फिर मैंने कारी की स्क्वीलिंग मतलब चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी तो मुझे पता चला कि जो कारी की ट्रंक है जो मेरे गले पे पड़ी हुई है, फिर उसने हम दोनों को खींच लिया. तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. टिल देन बाय.